हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मेरी ट्रेडिंग जर्नी में टर्निंग पॉइंट किस चीज़ से आया। तो सबसे पहले आई वांट टू टेल यू द पर्पस ऑफ मेकिंग दिस वीडियो। तो देखो, सबसे पहले तो आपको पता होगा कि मैं अभी एक प्लेलिस्ट बना रही हूँ जिसका एपिसोड 1 भी मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, आप जाके देख सकते हो। एक प्लेलिस्ट जिसमें मैं मेरी पूरी स्ट्रैटेजी बताऊंगी, एक एक कॉन्सेप्ट बिल्कुल डिटेल में वीडियो बना के समझाऊंगी। तो उसका फर्स्ट एपिसोड डन है एंड ये प्लेलिस्ट खत्म होते होते आपके पास एक पूरी स्ट्रैटेजी हो जाएगी। तो स्ट्रैटेजी पार्ट तो आपका डन है। अब आपको पता है, ट्रेडिंग ना सिर्फ स्ट्रैटेजी नहीं होती। यानी अगर आपको स्ट्रैटेजी पता है तो आप बन गए ट्रेडर, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। इसके अलावा भी कई इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है, जैसे जर्नलिंग, रिस्क मैनेजमेंट, साइकोलॉजी। और ये सारी चीज़ें पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्ट्रैटेजी के साथ साथ ये सारी चीज़ें मिलकर हमें बनाती है एक अच्छा ट्रेडर। तो स्ट्रैटेजी की वीडियोस तो मैं ऑलरेडी बना रही हूँ, बट उसके साथ साथ मैं ऐसी चीज़ें भी आपके साथ शेयर करती रहूँगी जो स्ट्रैटेजी के साथ साथ आपको फॉलो करनी है। जैसे आज का वीडियो होगा जर्नलिंग पे, कि जर्नलिंग क्या इंपॉर्टेंस रखता है अपनी ट्रेडिंग जर्नी में, एंड कैसे आप एक ट्रेड को एकदम प्रॉपर तरीके से जर्नल कर सकते हो, एंड व्हाट इज द बेस्ट वे टू जर्नल अ ट्रेड। तो चलो देखते हैं चार्ट पर। तो सबसे पहले मैं आपको रफ आइडिया देती हूँ कि जर्नल किस तरह से करता है। तो जर्नल ऑलवेज दो पार्ट्स में होता है, एक तो बिफोर एंड एक आफ्टर, करेक्ट। अब बिफोर में सबसे पहली चीज हमें क्या करनी होती है कि जब भी हम एनालिसिस करते हैं सबसे पहले, फिर ट्रेड प्लान करते हैं, राइट। तो आपका जो भी एनालिसिस था एंड क्यों आपका वो जोन बना, क्यों आप सोच रहे हो वहाँ बाइंग या सेलिंग, जो भी सोच रहे हो, तो ये पूरा का पूरा जो एनालिसिस आपका है, लॉजिक है सारे टाइम फ्रेम्स में, कि ये टाइम फ्रेम बुलिश है, ये टाइम फ्रेम बेरिश है, इसमें इस तरह से स्ट्रक्चर है, इसमें ये चीज़ें हैं, यहाँ पे लिक्विडिटी है, सारे कुछ रीजंस आपके, जो भी आपका लॉजिक, आपका प्लान रहेगा वो ट्रेड के लिए, ट्रेड प्लान जिसे कहते हैं, तो वो आप पहले सारे टाइम फ्रेम्स में पहले ट्रेड का प्लान, ट्रेड का लॉजिक जो भी है वो हम लोग जर्नल करेंगे। उसके बाद आता है कि आपने आरआर सेट किया, यानी ये पॉइंट पे एंट्री ली, ये स्टॉप लॉस है मेरा, ये टारगेट है मेरा, करेक्ट। एंड क्यों आपने वो स्टॉप लॉस रखा, क्यों आपने वो टारगेट रखा, एंड क्यों वही पॉइंट पे एंट्री ली, ये तीनों चीजें लिखनी है आरआर के साथ। डन। ये तीनों चीजों का रीजन, एंट्री, एसएल और टीपी, ये तीनों चीजें का रीजन आएगा। देन आएगा कि आपने ट्रेड एग्जीक्यूट की तो कितने लॉट से की एंड कितने डॉलर्स का रिस्क लिया है आपने। जैसे आपका 5K का अकाउंट है एंड आपने $50 रिस्क किए, तो दैट इज 1%। तो वहां पे आपको लिखना है कि आपने कितने लॉट्स लिए एंड कितना परसेंटेज रिस्क किया है, ये लिखना है। एंड देन आफ्टर द ट्रेड, अब देखो, आफ्टर एंड ड्यूरिंग मैंने एक साथ में ही रखा है। अब आफ्टर द ट्रेड क्या होता है कि अभी जब ट्रेड चल भी रही होती है ना, तब आपके मन में बहुत सारी चीजें आएंगी कि यहाँ पे सपोज आपने बुलिश, फॉर एग्जाम्पल के लिए आपने बुलिश ट्रेड ली है एंड आपने देखा कि भाई बेरिश साइड स्ट्रक्चर शिफ्ट होते हुए नजर आ रहा है, तो आपको ऐसा लगेगा कि मैं एग्जिट कर दूं। तो जो भी आपके थॉट्स है, इमोशंस है कि यहाँ पे ऐसा हुआ तो ऐसा होना चाहिए, जो भी आपको थॉट्स आते हैं ट्रेड के वक्त, वो आपको लिखना है। एंड देन फाइनली जाके क्या हिट होता है, एसएल हिट होता है या टीपी, वो लिखना है। देन आपको फाइंड आउट करने की कोशिश करनी है ध्यान से कि देखो, बहुत सारे केसेस हो सकते हैं अपनी ट्रेड में। एक ऐसा केस हो सकता है कि आपका टीपी हिट हो गया। अब देखो, टीपी हिट होने पे भी आपको फिर उसमें भी एनालाइज करो कि क्या आपने टीपी सही रखा था, क्या प्राइस और ऊपर गई और थोड़ी क्लियर रेंज थी, तो वहां पे आपकी गलती ये हो जाएगी कि थोड़ा और होल्ड कर सकते थे क्योंकि क्लियर रेंज थी, ये एक पॉइंट हो सकता है। देन दूसरा केस क्या बन सकता है कि आपका एसएल हिट करके टारगेट गया, तो इस केस में आपका स्टॉप लॉस प्लेसमेंट गलत था, तो वहां पे आपको देखना है कि स्टॉप लॉस मुझे यहाँ रखना चाहिए था, यहाँ पे नहीं। तो इस तरह से देन फिर और बहुत सारे केसेस हो सकता है इस तरह से। तो जो भी ट्रेड लोगे ना आप, जो भी ट्रेड लोगे, भले आपका टारगेट हिट हुआ, एसएल हिट हुआ, उसमें एनालाइज करने की कोशिश करो कि क्या मेरा इसमें एंट्री पॉइंट सही हो सकता था, है ना। ये भी एक चीज आ गई कि एंट्री पॉइंट आपका बेटर हो सकता था, आपने बहुत अर्ली एंट्री कर ली एकदम टॉप पे, ये एक चीज हो सकती है। सो देर आर वेरियस चीजें जो आप नोटिस कर सकते हो आफ्टर एसएल या टी पे हिट होने के बाद। नोट करना है मिस्टेक, एंड कभी भी मिस्टेक होती है तो डेफिनेटली समथिंग और अदर आपको लर्निंग मिलेगी ही उस चीज से, है ना।
कि आपने ये गलती की, तो लर्निंग में एक पॉइंट ऐड करते हो कि अब से ये नहीं करना, अब से ये करना है। डन। तो इस तरह से हम लोग जर्नल करेंगे। अब मैं आप लोगों को मेरी एक ट्रेड जर्नल करके दिखाती हूँ कि कैसे मैं उस ट्रेड को जर्नल करूँ। चलो, तो ये गोल्ड की ट्रेड देखते हैं। मैंने इस तरह से कुछ ट्रेड प्लान की थी, करेक्ट। अब सबसे पहले मैं ऑलवेज हायर टाइम फ्रेम टू लोअर टाइम फ्रेम एनालिसिस करती हूँ। तो मैं हायर टाइम फ्रेम टू लोअर टाइम फ्रेम सारा कुछ दिखाऊंगी कि क्या क्या चीजें थी जिसकी वजह से मैंने ये ट्रेड प्लान की। सबसे पहले तो वो। अब 4 आवर में सबसे पहले मैं देखूंगी, तो सबसे पहले मुझे 4 आवर में क्या नजर आ रहा है कि 4 आवर मेरा बुलिश है। सबसे पहली चीज ये। अब ये रीजन पे देखे जहाँ पे मैंने ट्रेड प्लान की, तो मैं देख सकती हूँ कि यहाँ पे स्ट्रेट अप रैली आई, देन अचानक से प्राइस कंसोलिडेट करने लगी, है ना। एंड ये जो कंसोलिडेशन हो रहा था उसके नीचे एक क्लियर रेंज थी, ये जोन तक। क्योंकि देखो यहाँ पे आपको दिखेगा कि ये एक गैप था, करेक्ट। ये एक गैप था एंड ये पूरी कैंडल यहाँ पे फॉर्म हुई है, जिसके बाद कंसोलिडेशन है। तो स्ट्रेट अप जो फर्स्ट पॉइंट आता है ये ट्रेंड कंटिन्यूएशन एंड ये गैप ही आता है। उसके बीच में कुछ बाइंग जोन जैसा कुछ दिख नहीं रहा। यानी हम कह सकते हैं कि ये जो जोन है, यहाँ पे एक डोजी भी फॉर्म हुई थी, तो ये जोन पे हम यहाँ तक हमारी क्लियर एक रेंज थी। ठीक है, तो 4 आवर में मैंने बस क्या नोटिस किया, दो चीजें नोटिस की कि यहाँ पे एक ट्रेंड लिक्विडिटी पॉइंट था एंड एक डोजी टाइप यहाँ पे जोन हो रहा था, ऐसा जोन जहां तक क्लियर रेंज थी। यानी क्लियर रेंज कवर करके प्राइस उस जोन को टैप करके ऊपर जा सकती है। सो यहाँ पे दो चीजें मैंने नोटिस की, तो वही मैं यहाँ पे नोट करूंगी। तो 4 आवर में मैंने ये दो चीजें नोटिस की। क्या? सबसे पहले तो 4 आवर बुलिश है एंड सेकंड कि ये जोन पे मेरी ट्रेंड कंटिन्यूएशन आ रही है। सबसे लेटेस्ट जो लिक्विडिटी मुझे दिख रही है 4 आवर में, जो कि है ट्रेंड कंटिन्यूएशन, वो मुझे ये जोन पे दिख रही है। सो ये दो चीजें मैंने नोटिस की 4 आवर में। अब मैं क्या करूंगी कि ये जो भी है इसका स्क्रीनशॉट मैं लूंगी। 4 आवर टाइम फ्रेम का स्क्रीनशॉट मैंने ले लिया। अब ये स्क्रीनशॉट को, और ये मेरा जर्नल है, मैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में सारे स्क्रीनशॉट्स डाल के मेरा जर्नल मेंटेन करती हूँ। तो यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगी। अब चलेंगे 1 आवर टाइम फ्रेम में। चलो, तो 4 आवर डन है। अब 1 आवर में चलेंगे। अब 1 आवर में मैंने क्या देखा कि डायरेक्ट देखो, मुझे 4 आवर में तो दिख गई थी कि क्लियर रेंज है, इधर गैप भी था। बट 1 आवर में भी मुझे सेम चीज नजर आ रही है कि यहाँ पे स्ट्रेट अप इम्पल्स, यहाँ पे थोड़ा प्राइस ने टाइम स्पेंड किया, देन स्ट्रेट अप यहाँ तक एक क्लियर रेंज है एंड मुझे डायरेक्ट यहाँ पे क्या दिखा, एक बहुत अच्छा कंसोलिडेशन जोन। यानी इस जोन में कुछ तो है, यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ, यानी काफी सारा टाइम स्पेंड हुआ है यहाँ पे लिक्विडिटी जनरेट हुई है। सो ये मेरा कंसोलिडेशन जोन भी मुझे यहाँ पे दिख गया। तो यहाँ पे मैंने क्या चीज नोटिस की, 1 आवर बुलिश है एंड अगेन मेरा इसी जोन पे कंसोलिडेशन हुआ था। तो ये दोनों चीजें मैं नोट कर लूंगी। सो 1 आवर इज ऑल्सो बुलिश एंड कभी कभी मुझे स्पेसिफिकली चीजें नोट करनी होती है ना, तो मैं ये एरो का भी यूज करती हूँ। जैसे मुझे ये स्पेसिफिकली ये शो करना है, तो मैं यहाँ पे कंसोलिडेशन जोन इस तरह से शो करूंगी। तो ये मेरा कंसोलिडेशन जोन मैंने यहाँ पे शो कर दिया एंड 1 आवर बुलिश है। बस इसका स्क्रीनशॉट मैं लूंगी। अब देखो, ये जो भी चीजें है ना, ये बिफोर द ट्रेड आपको करनी है, जो कि हालांकि यहाँ तो ट्रेड ऑलरेडी एग्जीक्यूट हो चुके हैं, सब डन है, टीपी हिट हो चुका है। बट ये सारा बिफोर द ट्रेड का याद रखना, ये बिफोर द ट्रेड आपको ये सारी चीजें, क्योंकि ये सारी चीजें आपने पहले नोटिस की है ना, ये एनालिसिस है आपका सबसे स्टार्टिंग का, ये ट्रेड एग्जीक्यूट होने से पहले का। सो इसका मैं स्क्रीनशॉट लूंगी एंड अगेन मेरे पावर पॉइंट पे जाके यहाँ पे पेस्ट कर दूंगी। अब नेक्स्ट टाइम फ्रेम। ओके, सो 1 आवर डन है। मैंने ये चीजें ऑब्जर्व की थी 1 आवर टाइम फ्रेम में। अब 30 मिनट टाइम फ्रेम में भी मैंने सेम चीज ऑब्जर्व की कि यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ क्लियरली, एक स्ट्रेट अप यहाँ पे रैली आई है एंड सबसे फर्स्ट जो भी जोन आता है जहाँ पे प्राइस रुकी थी, वो था ये कंसोलिडेशन जोन। सो अगेन 30 मिनट इज ऑल्सो बुलिश एंड दिस इज आर कंसोलिडेशन जोन। डन। तो मैंने ये ऑब्जर्व किया एंड मैं इसका अगेन स्क्रीनशॉट ले लूंगी एंड मेरे पावर पॉइंट में पेस्ट कर दूंगी। सो ये नेक्स्ट स्लाइड में मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। डन है। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट टाइम फ्रेम। नाउ लेट्स सी 15 मिनट। सो 15 मिनट में मैंने क्या ऑब्जर्व किया, यहाँ पे मैंने सबसे पहले स्ट्रक्चर देखा। अब ये स्ट्रक्चर मुझे क्या बताता है, देखो मैं स्ट्रक्चर मार्किंग कर रही हूँ यहाँ पे 15 मिनट टाइम फ्रेम में। यहाँ पे मैंने इस तरह से स्ट्रक्चर ऑब्जर्व किया, करेक्ट। एंड मैंने क्या नोटिस किया, सबसे पहले तो मेरा 15 मिनट बुलिश है, देयर इज नो बेरिश स्ट्रक्चर शिफ्ट और नथिंग। सिर्फ क्या नोटिस किया, 15 मिनट बुलिश है। दूसरी चीज मैंने देखा कि ये जो मेरा जोन था कंसोलिड विच वाज आल्सो कंसोलिडेशन जोन इन 30 मिनट, 1 आवर, 4 आवर की ट्रेंड कंटिन्यूएशन लिक्विडिटी, तो ये जोन पे मेरा 15 मिनट का A+ भी आ रहा है स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग।
अगर मैं ये जोन को मार्क करूँ तो ये मेरा 15 मिनट का ए प्लस जोन है, सबसे बॉटम जोन जो भी एक स्ट्रक्चर में रहता है मेरे लिए बाइंग करने के लिए। तो ये भी मेरे लिए एक कॉन्फ्रेंस था ये जोन पे। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी 15 मिनट ए प्लस। तो यहाँ पे दोनों चीजें आ गई, 15 मिनट इज बुलिश, मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर मार्क कर दिया, प्लस मैंने ए प्लस जोन भी यहाँ पे शो कर दिया। तो इसका मैं स्क्रीनशॉट ले लूंगी एंड मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगी। अब देखो स्टार्टिंग से हम हायर टाइम फ्रेम टू लोअर टाइम फ्रेम सारी चीजें हमने शो की। यहाँ पे देखो 4 आवर में सबसे पहले तो स्ट्रक्चर हर टाइम फ्रेम में मैं देखती हूँ, तो सबसे पहले मैं वही नोटिस करती हूँ। 4 आवर बुलिश है, ठीक है, ट्रेंड कंटिन्यूएशन ये है, यहाँ पे कंसोलिडेशन है, देन 30 मिनट में कंसोलिडेशन है, देन 15 मिनट में ये चीज है। मैं सारी चीजें नोटिस करती जा रही हूँ एंड उसे नोट करती जा रही हूँ, ऐसा समझो। एंड ये जो चीज है ना कि चार्ट में ही आप सब कुछ चार्ट में ही मार्किंग करो एंड चार्ट में ही इंडिकेशंस दे के आप शो करो सारी चीजें। तो ये जो तरीका है ना मुझे बेस्ट लगता है जर्नलिंग के लिए, क्योंकि मैंने देखा है कि कई लोग सिर्फ नोट करते हैं कि ये चीजें थी मैंने ऐसा किया। बट अगर आप क्योंकि देखो हमें देख के ही ट्रेड लेनी है, सो जितना प्रैक्टिकली हम लोग चार्ट में चीजें ऑब्जर्व करके नोटिस करेंगे ना, तो मेरा तो मानना यही है कि ऑलवेज जब भी हम जर्नल करें तो हमारा चार्ट का फोटो ऑलवेज रहना चाहिए। तो मैं क्या करती हूँ, डायरेक्ट ट्रेडिंग व्यू पे ही सब कुछ शो कर देती हूँ एंड जस्ट उसका स्क्रीनशॉट लेके मैं इस तरह से जर्नल मेंटेन करती हूँ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में सिंपली। तो एकदम पहले स्टार्टिंग में ना मैं नोशन पे जर्नल करती थी, मतलब मेरा स्टाइल तो यही था। स्क्रीनशॉट्स बस इतना फर्क था कि ये स्क्रीनशॉट्स मैं नोशन पे पेस्ट करती थी। बट अभी पावर पॉइंट सही है क्योंकि इसमें अनलिमिटेड आप स्लाइड्स बनाते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर नोशन में लिमिट आ जाती है, ऐसा कुछ है, तो ये बेस्ट है। डन है। सो 15 मिनट टाइम फ्रेम तक हमारा जर्नल डन हो गया। अब अगेन चलते हैं चार्ट पे। अब 5 मिनट वी विल सी कि क्या चीजें हुई है। सो 5 मिनट में मैंने देखा ठीक है 5 मिनट तो बेरिश हो गया है यहाँ पे, ठीक है 5 मिनट बेरिश एंड ये स्ट्रेट अप ये यहाँ पे स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है, ठीक है। सो 5 मिनट बेरिश है, तो इसका स्क्रीनशॉट लेंगे हम कि 5 मिनट अपना है बेरिश। डन है। एंड यहाँ पे एक और चीज भी नोटिस करेंगे कि 5 मिनट बेरिश तो है बट यहाँ पे मुझे क्लियर क्योंकि देखो ये जो भी जोन है ना, ये जोन यहाँ तक मुझे क्लियर रेंज दिख रही है। क्यों? देखना, क्योंकि यहाँ पे कोई भी ऐसा जोन नहीं है जहां से सेलिंग पॉसिबल है। क्योंकि पूरी अगर हम देखें ना ध्यान से तो इतनी विक्स क्रिएट करके यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लिक्विडिटी जनरेट हुई है, कोई मेजर सेलिंग जोन नहीं है। बट ये जोन पे अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे मेरा अच्छा सा सपोर्ट रेजिस्टेंस बन रहा है ना। तो ये मेरा एक जोन हो सकता है जहां से सेलिंग प्रोबेबली आ सकती है, क्योंकि 5 मिनट बेरिश शिफ्ट हो गया है एकदम टॉप से। बट यहाँ तक मुझे दिखाई दे रहा है कि एक क्लियर रेंज है, बिकॉज ये सारी विक्स जो क्रिएट हुई है ना, आई विल मार्क हियर, ये कोई मेजर रेजिस्टेंस मुझे दिखाई नहीं दे रहा अनलेस एंड अनटिल ये जोन तक, है ना, क्योंकि यहाँ पे क्लियर मुझे सपोर्ट रेजिस्टेंस दिख रहा है। सो ये चीज मैंने नोटिस की 5 मिनट में। सबसे पहली चीज कि 5 मिनट बेरिश है। सो ये जो भी क्रिएट हुआ इससे मुझे क्या पता चलता है कि देर इज क्लियर रेंज फॉर बाइंग टिल ये जोन तक, क्योंकि क्लियर मुझे एक रेजिस्टेंस लेवल वही नजर आ रहा है। सो ये चीज मैंने नोट की 5 मिनट में। मैं जस्ट इसका स्क्रीनशॉट ले लूंगी एंड मेरे पावर पॉइंट पे यहाँ पे पेस्ट कर दूंगी। अब ये मेरा बिफोर का एनालिसिस पार्ट डन है। अब यहाँ पे देखो मैं 1 मिनट पे नहीं गई, क्योंकि देखो अगर आपको डेली टाइम फ्रेम में भी कोई कंफर्मेशन दिख रहा है तो आप डेली टाइम फ्रेम से स्टार्ट कर सकते हो, डेली 4 आवर 1 आवर। देन अगर आपको 30 मिनट में कोई कंफर्मेशन नहीं है तो आप डायरेक्ट 1 आवर से 15 मिनट भी शो कर सकते हो। तो इस तरह से कर सकते हैं, क्योंकि 1 मिनट में यहाँ पे मैं गई नहीं, क्योंकि 5 मिनट में ही मुझे क्लियरली दिख गया था। सो 1 मिनट में तक गई नहीं, सो 1 मिनट का मैंने नहीं डाला जर्नल में। अब जिस भी टाइम फ्रेम में आप नोटिस करो ना चीजें, वो टाइम फ्रेम हमको यहाँ पे शो करना है। अब देखो मैंने इस तरह से काफी सारी ट्रेड्स, देखो यहाँ पे मैं नंबरिंग भी दे रही हूँ, तो आप भी यहाँ पे नंबरिंग दे सकते हो हर, क्योंकि ये पहली ट्रेड, दूसरी ट्रेड, तीसरी ट्रेड ऐसे करके, ठीक है। अब देखो हमारा एनालिसिस पार्ट डन है। अब नई स्लाइड पे जाते हैं। अब देखो हमारा एनालिसिस हो गया, हमारा जोन रेडी है। अब हमें क्या करना है, एंट्री, एसएल एंड टीपी। सो सबसे पहले प्राइस जब मेरे जोन पे आई तो मैंने देखा कि सबसे पहले तो इसने ना सिर्फ ये जोन को बट ये जोन को भी टैप करके यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप करके बहुत बहुत अच्छी कैंडल क्लोज की।
यानी ये जो कैंडल है ये क्लियरली इंडिकेट करती है कि ये जोन से कितना बाइंग प्रेशर आया है। क्योंकि क्या हुआ, ये कैंडल कैसे फॉर्म हुई कि पूरा का पूरा ये रेड तो हो गई यहाँ तक, बट ये जोन को टैप करके पूरी की पूरी फ्लिप हो गई एंड पूरा टॉप पे एकदम ग्रीन क्लोज हो गई। तो देखो मेरा जोन तो काफी स्ट्रॉन्ग था, क्योंकि सारे टाइम फ्रेम्स में ये एक ही जोन मुझे इंडिकेट कर रहा था, सारे टाइम फ्रेम्स में 4 आवर, 1 आवर, 30 मिनट, 15 मिनट। सो इट वॉज अ स्ट्रॉन्ग जोन। अब मुझे यहाँ पे इतना अच्छा कंफर्मेशन मिला, तो मैंने यहाँ पे एंट्री ले ली। सो अब एंट्री का मैं रीजन यहाँ पे नोट करूंगी। देन सेकेंड चीज एस एल, कि मैं एस एल क्या इसमें प्लेस करूंगी। सो एस एल मैंने यहाँ पे, ये लिक्विडिटी एक पेंडिंग थी, राइट, ये एकदम बॉटम की लिक्विडिटी अभी भी स्वीप होना पेंडिंग है, तो मैंने इसके थोड़े से नीचे यहाँ पे एसएल प्लान किया। करेक्ट, यहाँ पे इस तरह से मैंने एसएल प्लान किया। एंड टारगेट मेरा ऑब्वियसली ये रहेगा, क्योंकि 5 मिनट में मैंने देखा कि एक मोस्ट रीसेंट रेजिस्टेंस जो था मुझे ये नजर आ रहा था। तो यहाँ पे मैंने ये टारगेट प्लान किया एंड 1:1 जितना मेरा ये ट्रेड प्लान था। ठीक है, अब ये ट्रेड मैंने रियल में एग्जीक्यूट कर ली। अब मुझे क्या नोट करना है अपनी जर्नल में, रीजन फॉर एंट्री, एसएल एंड टीपी। तो ये तीनों चीजों का रीजन नोट करेंगे यहाँ पे। सो सबसे फर्स्ट, ये मेरा जोन तो स्ट्रॉन्ग था, वो तो मैंने शो कर दिया अपने एनालिसिस पार्ट में कि क्यों ये स्ट्रॉन्ग जोन था मेरा बाइंग के लिए। अब मेरे ये जोन पे क्या बनी, 15 मिनट में वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल। तो ये कैंडल जो थी इसके बेसिस पे मैंने ये ट्रेड ली, तो ये मेरा रीजन था यहाँ पे बाई करने के लिए। नाउ कम्स द रीजन फॉर स्टॉप लॉस। अब ऐसे यही मैंने क्यों रखा, क्योंकि मेरा ये जो एक लिक्विडिटी जोन था, अब देखो यहाँ पे इसने विक मार के इतना अच्छा बाइंग रिएक्शन आया है, तो ऑब्वियसली ये विक के नीचे तो काफी लिक्विडिटी यहाँ पे क्रिएट हुई है ये विक के नीचे। बट उसके साथ साथ जो भी जोन था उसमें लास्ट लिक्विडिटी पॉइंट कौन सा था, ये था, जो कि अभी टैप होना बाकी था। तो मैंने ये दोनों लिक्विडिटी जो पॉइंट्स थे, इन दोनों पॉइंट्स के नीचे थोड़ा स्पेस देके एसएल प्लान किया। सो यहाँ पे मैं रीजन लिख दूंगी कि विद स्पेस बिलो लिक्विडिटी। नाउ कम्स द रीजन फॉर टारगेट। अब ये टारगेट का रीजन हमने ऑलरेडी 5 मिनट में शो किया था कि एक क्लियर रेंज थी बाइंग करने के लिए टिल दिस सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन। सो मैं यहाँ पे सिंपली लिख दूंगी कि शोन इन 5 मिनट टाइम फ्रेम। सो मैं ऑटोमेटिकली मुझे पता लग जाएगा कि मैंने ऑलरेडी एनालिसिस में क्या कर रखा था 5 मिनट में, कि मेरी क्लियर रेंज है बाइंग के लिए टिल दिस जोन, तो वही जोन तक मैंने यहाँ पे टारगेट किया है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे शोन इन 5 मिनट और अकॉर्डिंग टू 5 मिनट। 15 मिनट में भी नजर आ रहा है, देखो ये सपोर्ट रेजिस्टेंस टाइप जोन दिख रहा है, यहाँ से बाइंग आई थी, अगेन यहाँ से बाइंग एंड अगेन ये जोन ब्रेक हुआ, तो ये क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस। सो 15 मिनट में भी हमें नजर आ रहा है कि यस ये एक सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन है। तो ये हमने रीजन लिख दिया एंट्री, एसएल एंड टारगेट का। अब यहाँ पे हमने कितने लॉट से ये ट्रेड एंटर की वो भी हम लोग नोट करेंगे कि कितना रिस्क किया, लॉट्स एंड योर रिस्क। अब मैंने ये ट्रेड 0.49 लॉट से ली थी, है ना, तो ये ट्रेड में मैं यहाँ पे लिख दूंगी। तो यहाँ पे मैंने ये भी नोट कर लिया कि मैंने कितने लॉट्स लिए थे, ताकि हमें पता चले कि हमने ये स्टॉप लॉस जो भी है 200 पिप का, इसके अकॉर्डिंग कितना रिस्क किया था एंड अपने कैपिटल के अकॉर्डिंग। तो रिस्क आपको पता लगे कि आप हर ट्रेड में कितना रिस्क कर रहे हो, तो उसके लिए लॉट्स जरूर नोट करने चाहिए। सो हमने क्या किया, एंट्री, एसएल, टारगेट का रीजन एंड कितने लॉट्स लिए थे वो नोट कर दिया। अब इसका स्क्रीनशॉट लेके मैं पेस्ट कर दूंगी। अब देखो हमने एंट्री ले ली, एसएल सेट कर दिया, टारगेट सेट कर दिया। अब ट्रेड में जो होना है वो होना है। अब हम देख सकते हैं यहाँ पे कि टारगेट हिट हो गया, ठीक है। तो अब हम इस ट्रेड का आफ्टर एनालिसिस करेंगे कि टारगेट हिट हो गया, अब क्या क्या मेरी गलतियां हैं मैं देखूंगी कि क्या मिस्टेक मैंने की, क्या टारगेट में, स्टॉप लॉस में, एंट्री में कोई मिस्टेक थी, एंड उससे लर्निंग्स, है ना, क्योंकि हर ट्रेड जो भी हम ट्रेड लेते हैं हमें क्या सीखते जाना है। करेक्ट, यही एक जर्नलिंग ही एक तरीका है जहाँ पे हर चीजें आप नोटिस कर सकते हो, नोट डाउन कर सकते हो, एंड उसको रेफर करने पे आपको बहुत सारी चीजें पता चलेगी कि आप कहाँ गलत जा रहे हो। तो जर्नल बहुत 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 ही बेस्ट वे है इम्प्रूवमेंट करने के लिए, एक लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अब देखो ये ट्रेड में मुझे दिख रहा है कि टारगेट हिट हो गया, लेकिन ये ट्रेड में अगर मैं देखूँ तो मुझे सबसे पहले तो एंट्री पॉइंट की बात करते हैं। तो एंट्री पॉइंट में मैं ये कहूंगी कि देखो 15 मिनट की जैसे ही ये कैंडल क्लोज हुई तो मैंने तुरंत एंट्री प्लेस कर ली। बट यहाँ पे अगर मैं थोड़ा वेट करती, देखो ये कैंडल कब क्लोज हुई, ये क्लोज हुई है
45 को, ठीक है। तो यहाँ पे मेरी जो 1 आवर की कैंडल थी उसकी ऑलरेडी एक बॉटम विक लग चुकी है। तो यहाँ पे ये केस बन सकता है कि ये अगर मैं थोड़ा और वेट करती ना, थोड़ा सा ये रिट्रेसमेंट का, तो मेरी एंट्री पॉइंट बेटर बन जाता। अगर मैं कोई देखो, एक एंट्री तो मैं यहाँ ले ही लेती क्योंकि कंफर्मेशन डन है ना। फिर ऐसा हो जाता कि अगर मैं वेट करती रह जाती एंड ट्रेड निकल गई तो फिर तो बहुत ही वो हो जाता, क्योंकि मेरा ट्रेड प्लान था, सब कुछ मेरे अकॉर्डिंग हुआ, फिर भी मैंने ट्रेड नहीं ली। सो मेरी एंट्री ये बनती थी। बट मैं एक दूसरे अकाउंट में भी एंटर कहाँ पे कर सकती थी, यहाँ पे, है ना। अगर मेरे पास, मान लो मेरे पास 2 अकाउंट्स हैं, तो मैं दूसरे अकाउंट में ये बेटर एंट्री ले सकती थी, जिससे मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड भी मुझे बेटर हो जाता उसमें। तो ये एक चीज़ है मैंने की। यहाँ पे मेरी मिस्टेक क्या हुई कि मैंने दूसरे अकाउंट, मुझे अच्छी एंट्री पॉइंट मिल रहा था, प्राइस नीचे आई मुझे अच्छा एंट्री पॉइंट देने के लिए, बट मैंने यहाँ पे एंट्री नहीं ली। तो ये एक चीज़ है कि मेरी मिस्टेक क्या थी कि मैं दूसरे अकाउंट में भी एक अच्छी एंट्री बना सकती थी ये ट्रेड में। अब बात करें स्टॉप लॉस की, तो स्टॉप लॉस तो मैंने देखा कि स्टॉप लॉस तो बहुत बढ़िया मैंने प्लेस किया था दोनों लिक्विडिटी पॉइंट के नीचे, है ना। एंड टारगेट की बात करें तो टारगेट भी, जो भी लॉजिकल सबसे पहला टारगेट बनता था वो तो यही है। एंड अब अगर मान लो कि मैंने जो यहाँ एंट्री की बात की ना, दूसरा केस कि मैं नीचे बना सकती थी, तो वैसे ही इनमें से एक ट्रेड में मैं यहाँ तक होल्ड कर सकती थी, एकदम हाई पॉइंट तक। अब ये सेकंड टारगेट था मेरा। क्यों ये सेकंड टारगेट था? क्योंकि ऑब्वियसली ये सबसे टॉप मोस्ट रेजिस्टेंस था, एक क्लियर रेजिस्टेंस। दूसरी चीज, अगर स्ट्रक्चर देखे, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे मार्क करूँ तो ये मेरा हाई, लो एंड हाई है। तो मुझे ये बताओ कि कभी भी हम लोग रिट्रेसमेंट के बाद ट्रेड प्लान करते हैं तो हमारा टारगेट क्या होना चाहिए, लॉजिकल हाई पॉइंट का, करेक्ट। तो ये चीज मैंने नोटिस की क्या, कि अगर मैं दूसरी अच्छी एंट्री प्लान करती दूसरे अकाउंट में तो मैं टारगेट भी सेकंड टारगेट तक होल्ड कर सकती थी एक अकाउंट में। तो मैंने क्या किया, एक अकाउंट में तो यहाँ पे बुक कर दिया, करेक्ट, बिल्कुल सेफ 1:1। बट दूसरे में मैंने होल्ड किया ऑलमोस्ट 1:2 जितना। तो ये चीज, अगर मैं दूसरी बेटर एंट्री प्लान कर लेती तो मेरी दो दो ये चीजें हो जाती। तो सबसे पहले तो मैं ये स्क्रीनशॉट डालूंगी कि टारगेट हिट हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कॉपी किया एंड पावर पॉइंट में पेस्ट कर दिया, देन तो यहाँ पे टारगेट हिट हुआ। अब नेक्स्ट स्लाइड में मैं यहाँ पे लिखूंगी कि मेरी क्या मिस्टेक्स थी। अब ये आरआर को मैं इस तरह से प्लेस करके शो करूंगी एंड ये सेकंड टारगेट यहाँ तक, करेक्ट। अब यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी कि मेरी एंट्री पॉइंट मेरा बेटर हो सकता था, यानी आई कुड टेक अनदर एंट्री इन अनदर अकाउंट। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकती थी, एक बेटर एंट्री प्लान कर सकती थी दूसरे अकाउंट में। एंड सेम वे मेरा जो ये टारगेट था उसे भी मैं यहाँ तक ले सकती थी। एंड उसका भी रीजन क्या है, क्योंकि ये स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हाई पॉइंट था एंड एक बहुत अच्छा रेजिस्टेंस था, एकदम टॉप वाला रेजिस्टेंस। सो ये दोनों चीजें थी कि अगर मैं दूसरे अकाउंट में एक ट्रेड प्लान कर लेती एंट्री के अकॉर्डिंग तो वो पूरा का पूरा मेरा गेम क्या हो जाता है उस अकाउंट में, आरआर का हो जाता, क्योंकि मुझे यहाँ पे बेटर एंट्री के साथ एक बहुत अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड मिल रहा है। सो ये थी मेरी मिस्टेक्स। अब देखो, आफ्टर एनालिसिस हमने कर लिया, मिस्टेक आइडेंटिफाई कर ली, अब हम लोग क्या करेंगे, लर्निंग। द एंड स्टेप इज ऑलवेज हम कुछ ना कुछ ये ट्रेड से सीखे, करेक्ट। तो इस ट्रेड से मैंने सीखा क्या, तो मैंने ये सीखा कि फॉर एग्जाम्पल ये जो मेरी ये जो ट्रेड थी कि मैंने यहाँ पे एंट्री ली या यहाँ पे टारगेट सेट किया, ठीक है, ये ट्रेड तो ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने ये ट्रेड में मान लो कि 1% रिस्क किया था। अब अगर मैं दूसरे अकाउंट में, मैं ऐसा भी कर सकती हूँ ना कि दूसरे अकाउंट में मैं फुल्ली रिस्क टू रिवॉर्ड के बेसिस पे खेलूँ। तो मैंने क्या किया कि दूसरे अकाउंट में मैं ऐसा कर सकती हूँ कि दूसरे अकाउंट में मैं ऐसी ही ट्रेड्स लूँ जिसमें मुझे एक अच्छी एंट्री मिले एंड मेरा जो टारगेट है वो ऐसा हो कि मुझे रिस्क टू रिवॉर्ड में, बट लॉजिकल होना चाहिए, हाँ, क्योंकि दोनों टारगेट्स मेरे लॉजिकल थे। तो मेरा ये टारगेट के अकॉर्डिंग मेरा पूरा ये रिस्क टू रिवॉर्ड, तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ कि फॉर एग्जाम्पल मैंने वो ट्रेड में 1% रिस्क किया था, तो इस ट्रेड में मैं 0.5% ही रिस्क करूँ, तो इसमें मुझे रिस्क टू रिवॉर्ड मिल रहा है ना। तो फॉर एग्जाम्पल देखो, उसमें सपोज मैंने ये वाली ट्रेड में 1% रिस्क किया तो मुझे गेन कितना हुआ यहाँ पे, 1% का, करेक्ट। 1% स्टॉप लॉस, 1% टारगेट। बट अगर उसी जगह मैं उसका आधा 0.5% दूसरे अकाउंट में रिस्क करूँ, है ना, एंड अगर मुझे 1:, ये तो 1:3 है, बट 1:2 भी मुझे मिल रहा है, तो 0.5 रिस्क करके मुझे गेन कितना होगा, 1%। समझ रहे हो?
तो आई एम मेकिंग द गेन मेरा सेम है दोनों अकाउंट्स में, बट रिस्क मेरा पूरा आधा हो गया, समझ रहे हो? तो दूसरे अकाउंट में आई विल प्ले ऑन द बेसिस ऑफ आरआर, कम रिस्क करके, है ना? तो ऐसा मैं कर सकती हूँ। तो मैंने ये सीखा, अब मैं इसे नोट करूंगी। तो यहाँ पे मैंने क्या नोट किया, आई विल टेक अ बेटर एंट्री ऑन अनदर अकाउंट इन विच आई विल प्ले ऑन आरआर ओनली बाय रिस्किंग हाफ। यानी इस ट्रेड में मैंने जितना भी रिस्क किया था ना ये वाली ट्रेड में, इसका सिर्फ हाफ अमाउंट ही मैं रिस्क करूंगी। बट कहाँ पे, अगर मुझे बेटर एंट्री मिले तो, अगर मुझे बेटर एंट्री मिले तो उससे मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड का गेम हो गया ऑटोमेटिकली। क्योंकि अगर आपकी जो भी ट्रेड है, अगर मैं एंट्री मेरी अच्छी बना दूं तो मेरा ऑटोमेटिकली रिस्क टू रिवॉर्ड जो है वो बढ़ जाएगा। तो बेटर एंट्री अगर मुझे मिले तो मैं दूसरा अकाउंट में लूंगी, बट उसके साथ साथ मैं रिस्क इधर जो किया था ना उसका आधा ही रिस्क करूंगी, समझ लो? यानी जो आपका गेन रहेगा वो दोनों में सेम रहेगा, बट आप रिस्क क्या कर रहे हो, कम कर रहे हो, क्योंकि आपको बेटर एंट्री मिल गई। तो ये मैंने सीखा इस ट्रेड के, बस इसका मैं स्क्रीनशॉट लूंगी एंड मेरे पावर पॉइंट में यहाँ पे पेस्ट कर दूंगी। दैट्स इट। तो हमारी जर्नल डन है इस ट्रेड की। एक बार देख लेते हैं। देखो, सबसे पहले हमने क्या किया, बिफोर एनालिसिस, व्हाट यू थॉट, क्या रीजन, क्या जोन बना है आपका, क्यों बना है, क्या क्या चीज़ है। 4 आवर में सबसे पहले तो स्ट्रक्चर, 4 आवर में स्ट्रक्चर क्या चीज़ें नोट की, देन 1 आवर, देन 30 मिनट, 15 मिनट, देन 5 मिनट, 5 मिनट, डन। तो सारे टाइम फ्रेम्स में मैंने क्या क्या नोटिस किया मैंने नोट कर लिया। दिस इज माई बिफोर एनालिसिस ऑफ द ट्रेड। अब क्या बात आई, मेरा जोन रेडी है, अब क्या आएगा, एग्जीक्यूशन। तो एग्जीक्यूशन में कौन सी चीजें होती है, एंट्री, एसएल, टीपी एंड रीजन फॉर ईच ऑफ देम। तो यहाँ पे मैंने ट्रेड प्लान की, मैंने एंट्री का रीजन, स्टॉप लॉस का रीजन, टारगेट का रीजन नोट किया एंड साथ साथ मैंने ये ट्रेड एग्जीक्यूट की। यानी मैंने नोट किया मैंने कितने लॉट्स लिए थे, ताकि मुझे पता चले कि मैं कितना रिस्क कर रही हूँ हर एक ट्रेड में। दिस इज डन। अब इसमें मैंने क्या शो किया कि मेरा टारगेट या एसएल हिट हुआ। अब क्या बात आती है आफ्टर द ट्रेड, आफ्टर एनालिसिस, एंड आफ्टर एनालिसिस से ही पता चलता है कि क्या मिस्टेक्स हुई है एंड क्या लर्निंग आउटकम्स आपको निकले वो ट्रेड से। सो माई मिस्टेक वॉज दिस एंड मुझे ये सीखने को मिला। सो डन। इस तरह से सिंपली हम लोग जर्नल कर सकते हैं। एंड ये जो भी है ये आफ्टर द ट्रेड है। सबसे स्टार्टिंग में क्या क्या करना होता है, बिफोर द ट्रेड हमको शो करना होता है। देन टीपी ऐसे लिटो, उसके बाद क्या क्या थॉट्स थे आपके वो आपको बस करने होते हैं। एंड अब देखो, इसमें ड्यूरिंग द ट्रेड का मैंने आपको नहीं बताया, क्योंकि ये जो ड्यूरिंग द ट्रेड वाला फेज है ना, ये एंट्री के बाद वाला, सपोज आपने एंट्री ले ली, ठीक है, मैंने एंट्री कहा यहाँ पे ले ली। अब इसके बाद का जो टाइम होता है ना एसएल या टीपी हिट होने का टाइम, इसमें इट डिपेंड्स ऑन द इंडिविजुअल कि ड्यूरिंग द ट्रेड आप क्या सोच रहे हो, आपको क्या लग रहा है। कि कभी कभी ऐसा होता है ना कि आपकी ट्रेड चल रही है लेकिन आपको दिख भी रहा है कि स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया, लेकिन वो करने के बाद भी लिक्विडिटी स्वीप होके फिर टारगेट जाता है। तो ये सारी जो चीज़ है ना इमोशन रिलेटेड की, क्योंकि देखो मैंने तो अभी मैं इतने साल से कर रही हूँ तो आई हैव फिक्स्ड कि या तो मैं ऐसे लूंगी या तो टीपी लूंगी। आई नेवर डू लाइक कि यार मुझे लग रहा है कि अब ऐसा होगा तो मैं एग्जिट कर देती हूँ या मेरा स्टॉप लॉस सेल कर देती हूँ। ऐसा मुझे बिल्कुल भी नहीं होता। बट यस, बिगिनिंग स्टेज में ऐसा बहुत होता है बिगिनर्स के साथ कि बहुत लगेगा कि अच्छा ये हो सकता है मैं ऐसा कर देता हूँ, बट इवेंचुअली जब आप नोट करोगे ना जर्नल में ये सारे इमोशंस थॉट्स कि क्या आपको लग रहा है, ये चीज़ हुई भाई, इधर ऐसा हुआ है, इधर ऐसा हो सकता है, जो भी, तो वो नोटिस करते जाओ एंड वो नोट करते करते आपको चीज़ें सीखते जाओगे, है ना? तो ये चीज़ बस जो ड्यूरिंग द ट्रेड वाला पार्ट है ना वो इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से देख रहे हो प्राइस को, किस तरह समझ रहे हो। तो वो चीज़ है। एंड ऑल्सो इसके साथ मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि कभी भी आपके ट्रेड में एसएल हिट हो या टारगेट हिट हो, कभी भी ऐसे मत जाने अच्छा टारगेट हिट हो गया चलो कुछ नहीं है, ऐसे लेट हो गया अरे कोई बात नहीं, लॉसेज आर द पार्ट ऑफ गेम। तो ऐसा मत करना। कोई भी ट्रेड को ना अच्छी तरीके से एनालाइज करो, क्योंकि वेरियस मिस्टेक्स हो सकती है। जैसे आपका एंट्री पॉइंट बेटर हो सकता है, आपका स्टॉप लॉस प्लेसमेंट बेटर हो सकता है, आपका टारगेट सेट करना वो बेटर हो सकता है। सो ऑलवेज कभी भी आपका ट्रेड एसएल जाए टीपी जाए, ऑलवेज उसको प्रॉपरली एनालाइज करके जर्नल करो। और दूसरी चीज़, मैं इस तरह से चार्ट पे ही जर्नल करती हूँ, चार्ट पे ही सब कुछ मैंने नोट कर दिया एंड आई मेंटेन इट इन माय पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। तो क्योंकि मैं मानती हूँ कि नोट करने के साथ साथ ना चार्ट का अगर फोटो रहेगा तो दैट इज द बेस्ट वे टू जर्नल योर ट्रेड। तो ये मेरा तरीका है बेस्ट कि मैं इस तरह से जर्नल करती हूँ।
एंड मैं आपको भी कहूँगी कि इसी तरह जर्नल करो, क्योंकि सारी चीज़ें जो है, क्योंकि लिक्विडिटी स्वीप ये सारी चीज़ें आप नोट तो कर लोगे, बट एक्चुअल में क्या हुआ है ना? क्योंकि फेक स्ट्रक्चर शिफ्ट भी होते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये सारी आपको चार्ट में प्रॉपरली दिखेगी ना, तो ही आपको समझ आएगी। एंड क्योंकि लाइव मार्केट में आपने ऑलरेडी वो चीज़ ऑब्जर्व कर ली है। अब अगर आपने डेटा कलेक्ट करके रखा है उसका, एंड अगर आप उसको नोटिस करते जाओगे वीकली बेसिस पे, एंड देखो जर्नल हमें रिव्यू करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है वीकली बेसिस पे, है ना? सिर्फ बना के छोड़ नहीं देना है, क्योंकि यहाँ पे आपकी लर्निंग्स है, तो आपने लिख के रखी है, तो वो आपको देखनी है, ताकि वो मिस्टेक जो भी आपने की है वो रिपीट ना हो, समझ रहे हो? एंड द बेस्ट वे मैं बताऊँ, कि आप जो भी गलती करो ना, या जो भी लर्निंग आपको मिले एक ट्रेड से, वो आप नोट करते जाओ, है ना? आपके पास पूरी एक लिस्ट होनी चाहिए। मैं एक मेरी मिस्टेक नोट करती थी कि भाई ये नहीं करना, ये करना, यही करना है, ये नहीं करना, है ना? तो ये आप नोट करते जाओ ना, अपने सामने ही रखो रखो अपने डेस्क के सामने, कि कभी भी आप ट्रेड लेने भी जाओगे ना, तो आपको दिख जाएगा कि अरे ऐसे सिनेरियो में तो मुझे ट्रेड लेना ही नहीं है, समझ रहे हो? तो बहुत हेल्प करेगा ये। मैं कह रही हूँ कि एक एक जो भी एक-एक गलती, एक-एक लर्निंग एक पेज पे नोट करते जाओ, एंड सारे पॉइंट्स अगर आपके सामने रहेंगे ना, तो आपको दिखेंगे, ये मेरे रूल्स हैं, मुझे ये रूल्स नहीं तोड़ने। तो यही है, जब से मैंने जर्नलिंग करके अपने मिस्टेक्स देखी, मिस्टेक्स आइडेंटिफाई करना स्टार्ट किया, उसे नोट किया, उसे दिमाग में फिट किया, तब जाके मेरी ट्रेडिंग में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आई। और दिस वाज़ लाइक इवेंचुअली स्लो प्रोसेस था, बट बहुत ही एक टर्निंग पॉइंट लाया है मेरी ट्रेडिंग जर्नी में। सो दैट इज़ जर्नलिंग। तो मैं आपको भी कहूँगी कि फ्रॉम द फर्स्ट ट्रेड इटसेल्फ, स्टार्टिंग से हर एक ट्रेड को जर्नल करो, हर एक ट्रेड को, एंड उसको वीकली बेसिस पे एनालाइज़ करते रहो, देखते रहो, एंड अपनी मिस्टेक्स जो भी है वो नोट करके अपडेटेड रखो उसको, एंड अपने सामने ही रखो, ताकि वो मिस्टेक्स आप आगे जाके कभी भी रिपीट ना करो। एंड यही चीज़ है कि मिस्टेक्स अगर रिपीट नहीं होंगी, देन लॉसेस भी उतने कम होंगे, एंड ओवरऑल आप प्रॉफिटेबिलिटी की साइड ऑटोमेटिकली आते जाओगे। तो ये चीज़ है। अब देखो, मैं ऑलवेज ऐसा कहती हूँ ना कि जर्नल करने से आपको पता चलेगा कि आप मिस्टेक क्या कर रहे हो, क्योंकि हमारे जो भी देखो, कभी भी हम लोग ट्रेडिंग करते हैं, हमारे प्रॉफिट्स लॉस होते हैं, बट जो भी लॉसेस होते हैं ना, उसके पीछे कहीं ना कहीं रीजन होता है कि आपने कोई गलती करी होगी। अब अगर वो हम गलतियां कट कर दें, तो लॉसेस ही कट हो जाएंगे। तो लॉसेस जैसे जैसे कट होते जाएंगे, तो हम ओवरऑल प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। अब मैं जो कहती हूँ ना कि मिस्टेक्स, हमें जर्नल बताती है कि हम क्या मिस्टेक्स कर रहे हैं। तो मैं आप लोगों को कुछ एग्जांपल्स देती हूँ कि कैसे आप जर्नल मेंटेन करके कैसी मिस्टेक्स हो सकती है जो आप नोटिस कर सकते हो जर्नल करने के साथ साथ। तो आई विल गिव यू सम एग्जांपल्स, लेट्स सी। फर्स्ट एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ। देखो, सपोज फॉर एग्जांपल आपने पहली ट्रेड में $150 का प्रॉफिट किया, ठीक है? $150 का प्रॉफिट किया। सेकंड ट्रेड में आपने अगेन $150 का प्रॉफिट किया, ठीक है? तो आपका यहाँ पे ओवरऑल प्रॉफिट कितना हो गया? $300, करेक्ट? तो दो ट्रेड्स में आपने टोटल $300 का प्रॉफिट किया। अब आपने तीसरी ट्रेड ली, एंड तीसरी ट्रेड में आपका लॉस हो गया $300। अब देखो, आपका एक ट्रेड में प्रॉफिट हुआ, दूसरी ट्रेड में प्रॉफिट हुआ, तीसरे ट्रेड में लॉस हुआ। तो आप सोचोगे अरे मेरी तो दो ट्रेड्स प्रॉफिट गई, सिर्फ एक में ही तो लॉस हुआ, यानी आई एम डूइंग गुड। बट उसी जगह अगर आपने जर्नल की होगी, एंड जर्नल में आपने देखा कि अच्छा पहले पहली ट्रेड में ऐसा हुआ था, सेकंड में ऐसा, थर्ड में ऐसा, तो आपको खुद ब खुद क्या नोटिस होगा कि भाई मैंने $300 का प्रॉफिट बनाया था दोनों ट्रेड में, बट मेरा पूरा प्रॉफिट एक ही ट्रेड में चला गया। समझ रहे हो? यानी दो ट्रेड्स में मैंने प्रॉफिट किया, वो कुछ मायने नहीं रखता। क्यों? क्योंकि मैंने तीसरी ट्रेड में तो सारा का सारा वो जो प्रॉफिट था, वो मैंने गवा दिया। तो यहाँ पे आपको तुरंत रियलाइज क्या होगा कि रिस्क मैनेजमेंट सही नहीं है, क्योंकि दो ट्रेड्स में आप जो भी प्रॉफिट कर रहे हो, एक ही ट्रेड में आपने वो रिस्क कर दिया, है ना? अब आपको इसमें मिस्टेक दिख गई अपनी कि भाई रिस्क मैनेजमेंट सही नहीं है। एंड मैं क्या बोलती हूँ कि जब भी आपको मिस्टेक आइडेंटिफाई हो कि भाई मैंने ये मिस्टेक की है, तो मिस्टेक जैसे ही आपको पता चले, आपको क्या करना है? उसको नोट करना है एज अ रूल। यानी हमारी ये जो मिस्टेक है रिस्क मैनेजमेंट की, ये क्या कन्वर्ट हो जाएगी रूल में। अब मैं यहाँ पे रूल बनाऊंगी।
अब देखो, इससे पहले सबसे पहला रूल मेरा क्या होना चाहिए, नोट कर लो। सबसे पहला रूल मेरा होना चाहिए कि आई विल जर्नल ईच एंड एवरी ट्रेड। एंड अगर आपकी ट्रेड मिस भी हो गई है ना, उससे भी आप जर्नल करो, क्योंकि स्टार्टिंग में ऐसा होगा, किसी भी रीजंस की वजह से, इमोशन या कोई भी थॉट्स की वजह से आपकी ट्रेड मिस भी हो जाए। यानी आप देख रहे थे, सेटअप भी बना था, बट आपकी हिम्मत नहीं हुई, फियर फियर, आपकी हिम्मत ही नहीं हुई ट्रेड एंटर करने की, एग्जीक्यूट करने की। सो ये चीज भी स्टार्टिंग में होती है, तो इस वजह से जो भी आप मिस कर दो ना ट्रेड्स, उसकी भी जर्नल करना शुरू कर दो। बट ये जो मैंने एग्जांपल आपको बताया, इसमें मेरी मिस्टेक क्या थी, रिस्क मैनेजमेंट। अब मैं इसे क्या करूंगी, रूल में कन्वर्ट कर दूंगी। तो यहाँ पे मैं रूल में क्या लिखूंगी कि आई विल रिस्क फिक्स इन एवरी ट्रेड। यानी अगर मैं अपना रिस्क जो है वो फिक्स कर दूं हर एक ट्रेड के लिए, तो मेरी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। यानी कि सपोज मैं पहली ट्रेड में $150 रिस्क कर रही हूँ, सेकंड में भी मैंने $150 रिस्क किए, थर्ड में भी अगर मैंने $150 रिस्क किए होते, तो यहाँ पे मेरा जो लॉस है ये सिर्फ $150 होता, एंड मैं ओवरऑल अभी भी $150 प्रॉफिट में होती, करेक्ट। सो जो भी है, या सपोज आपका मेरा 25K का अकाउंट है, तो मैंने डिसाइड किया कि मुझे 1% फिक्स रिस्क करना है, तो 1% क्या होता है, $250। सो मैं पहली ट्रेड में कितना रिस्क करूंगी, $250, सेकंड में $250, थर्ड में $250। यानी मैंने क्या कर दिया, अपना जो रिस्क अमाउंट है वो फिक्स कर दिया, चाहे इट इज 0.5% ऑफ योर बैलेंस और 1% ऑफ योर बैलेंस, बट रिस्क मैंने फिक्स कर दिया, जिससे अब ये प्रॉब्लम तो दोबारा मैं फेस नहीं करूंगी, है ना। तो सपोज मैंने इसके बारे में सोचा और मैंने डिसाइड किया कि मैं 1% ही रिस्क करूंगी। सो मैं रूल में क्या लिखूंगी, सपोज मेरा 25K का अकाउंट है, सो मैं रूल में लिखूंगी कि फ्रॉम नाउ आई विल रिस्क $250 इन एवरी ट्रेड। कोई भी ट्रेड ले लूँ मैं, यही ना कम ना ज्यादा, है ना। यानी मतलब एग्जैक्ट 250 नहीं, 240 या 260 इतना चलेगा, बट $250 मैं रिस्क करूंगी, समझ रहे हो। तो ये मैंने रूल बना दिया। अब जबकि मैंने रूल नोट कर लिया है, ये मेरा ऑलवेज सामने रहेगा, तो कभी भी मैं ये रूल नहीं तोड़ूंगी, यानी ये मिस्टेक रिपीट नहीं करूंगी। समझ रहे हो, इस तरह से ऑलवेज एक मिस्टेक को कन्वर्ट करो किसमें, एक रूल में, दैट यू हैव टू फॉलो दैट रूल। अगर वो रूल फॉलो नहीं किया तो मतलब ट्रेडिंग सही नहीं चल रही। तो ट्रेडिंग को बेटर बनाने के लिए, डिसिप्लिन वे में, स्ट्रक्चर्ड तरीके से बनाने के लिए आपको रूल्स नोट करने, आपके रूल्स होने चाहिए हर चीज के लिए। ट्रेड एंटर करने के लिए मेरा स्टॉप लॉस का ये रूल है, टारगेट का ये रूल है, मैं यही आर पे चलती हूँ, या कोई भी आपका किसी भी टाइप का रूल बेस्ड सिस्टम होना चाहिए, आपके सामने रूल्स होने चाहिए। क्योंकि यहाँ पे कुछ भी रैंडम नहीं होता, आपका एंट्री एसएल सबके पीछे लॉजिक होता है। एंड आप क्यों ट्रेड में हर एक फिक्स रिस्क कर रहे हो, क्यों, उसके पीछे का भी लॉजिक है, क्योंकि फिर ये गड़बड़ हो जाएगी, है ना, रिस्क मैनेजमेंट में। तो ये सारी चीज है। अब ये एक एग्जाम्पल था, दूसरा एग्जाम्पल मैं दूं कि कभी कभी क्या होता है ना कि ऐसा हो जाता है कि मुझे रोज ट्रेड लेनी है, आज कल तो मैं ट्रेड लूंगी, अच्छी वाली ट्रेड लूंगी। तो माइंड में ऐसा हो जाता है कि अब सपोज मुझे 1 या 2 दिन से ट्रेड नहीं मिली, तो माइंड में ऐसा होता है कि भाई ट्रेड लेनी है, ट्रेड लेनी है। तो इस चक्कर में ना, सेटअप नहीं भी बना होता है तो हम जबरदस्ती कुछ ना कुछ फाइंड आउट करके ट्रेड एंटर कर देते हैं। तो ये क्या हो गया, ये एक चीज हो गई कि आपका सेटअप नहीं बना था, फिर भी आप ट्रेड में विदाउट एनी प्रॉपर रीजन आप एंटर हो गए ट्रेड में। तो यहाँ पे मैं रूल बना दूंगी, क्या रूल बनाऊंगी कि जब सेटअप बने तब भी ट्रेड एंटर करना है। आई विल नॉट बी ईगर टू टेक अ ट्रेड, ये मुझे लिखना है बोल्ड में, है ना, कि only trade when setup forms and I will not be eager to take a trade, है ना। तो कभी भी आप बिल्कुल लॉजिकल रहोगे, जब भी चार्ट के सामने बैठोगे तो बिल्कुल लॉजिकल तरीके से सोचोगे कि नहीं यार, मेरा सेटअप बनेगा ना तभी ही मैं ट्रेड एग्जीक्यूट करूंगी, वरना मैं शांति से बैठी रहूंगी क्योंकि मेरा रूल कहता है, वरना मेरे सामने ही रूल लिखा हुआ है, वरना मैं ये ब्रेक कर दूंगी, मेरा खुद का रूल। अब देखो, रूल्स बनाने के बाद भी प्लीज उसको फॉलो करना है, सिर्फ लिख के नहीं रखना है, क्योंकि फिर अगर आप खुद के ही रूल्स ब्रेक कर दोगे तो मुझे लगता है कि आपको फिर ट्रेडिंग ही छोड़ देनी चाहिए, है ना। क्योंकि अगर खुद के ही रूल्स अगर फॉलो नहीं करेंगे लाइफ में, है ना, खुद के रूल्स फॉलो करने चाहिए। तो खुद के रूल्स बनाओ एंड उसको किसी और के रूल्स नहीं, खुद के रूल्स बनाओ एंड उसे फॉलो करो। तो इससे क्या है, नेक्स्ट टाइम कभी भी मैं देखूंगी ना कि भाई ये ट्रेड लेनी है, तो मैं खुद वो रूल देख के बोलूंगी
कि क्या सेटअप है, क्या लॉजिकल है ये ट्रेड लेना, तो ही मैं ट्रेड लूंगी। समझ रहे हो, ईगर कभी भी नहीं होना ट्रेड के लिए। तो ये एक चीज हो सकती है, ये एक चीज मिस्टेक हो सकती है जिससे आप सीख के ऐसा रूल बनाओ। अब एक और एग्जाम्पल देके समझाती हूँ। देखो फॉर एग्जाम्पल, सपोज मेरा ये बाइंग जोन था, मैं कल वेट कर रही थी ये बाइंग जोन का, ठीक है, मान लो कि ये मेरा एक अच्छा बाइंग जोन था, मैं इसका वेट कर रही थी। तो मैंने ये जोन मार्क किया एंड मैं सो गई ये सोचते हुए कि भाई ये जोन अभी तक टैप नहीं हुआ, एंड अगर ये टैप होगा ना तो मैं तो यहाँ से बाइंग करूंगी, और ये सोच के मैं सो गई। अब जब मैं सुबह उठी तब मैंने ठीक से एनालाइज नहीं किया, मैंने दोनों साइड के व्यूज नहीं रखे मार्केट में, एंड मैंने क्या किया, मैंने देखा कि अरे प्राइस मेरे जोन पे आ गई, मुझे तो यहाँ से बाइंग ही करना है। यानी यहाँ पे क्या हुआ, मेरा माइंड बायस्ड हो गया। कल रात से ही मैं ऐसा सोच रही थी कि मैं बाइंग 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 ही करूंगी यहाँ से, तो मेरा माइंड क्या है, बायस्ड हो गया है इस चीज के लिए, एंड मैंने दोनों साइड के व्यूज देखे ही नहीं मार्केट में। समझ रहे हो कि सेलिंग के लिए क्या चीजें है, प्रॉपरली एनालिसिस की ही नहीं, है ना। एंड अगर की भी सारे टाइम फ्रेम में एनालिसिस, तो मैंने सिर्फ बाइंग चीजें ही देखी जो मुझे बाइंग में सपोर्ट कर रही थी, बट जो मुझे अपोज कर रही थी वो चीजें तो मैंने ऑब्जर्व ही नहीं की। जैसे अगर इसी इसी सिनेरियो में मैं आपको बताऊं तो ध्यान से देखना, स्ट्रक्चर मेरा इस तरह से है, बट यहाँ पे इसने पुल बैक बना के ऑलरेडी स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दिया है 15 मिनट में। देखो यहाँ पे स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया है बेरिश साइड, फिर भी क्यों मैं यहाँ से बाइंग देख रही थी, क्योंकि मेरा माइंड बायस्ड था पहले से ही कि मुझे बाइंग बाइंग ही करनी है, मेरे जोन पे प्राइस आने वाली है मुझे यहाँ से, तो वो बायस्ड था माइंड। तो ये चीज है, ये एक गलती हो सकती है कि कभी भी आपका माइंड बायस्ड नहीं होना चाहिए। व्हेन यू सिट ऑन द चार्ट, ऑलवेज डू फ्रेश एनालिसिस। कोई भी साइड, कोई भी किसी की भी तरफदारी नहीं लेनी, बिल्कुल न्यूट्रली चार्ट को देना है, देखना है, दोनों साइड के व्यूज रखना है। सेलिंग में लोअर लो स्ट्रक्चर बन रहा है, ट्रेंड बुलिश है, सब कुछ ऑब्जर्व करने के बाद एक लॉजिकल ट्रेड प्लान करनी है विथ लॉजिकल एसएल टीपी। समझ रहे हो। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि माइंड ही बायस्ड हो जाता है, चीजें हो रही है, दिख रही है, देखो जैसे यहाँ पे स्ट्रक्चर बेरिश है दिख रहा है, फिर भी आप नजरअंदाज कर लोगे बिकॉज ऑफ बायसनेस। तो ये एक मिस्टेक हो सकती है जिसे आप रूल में क्या कन्वर्ट करोगे कि आई विल नेवर बी बायस्ड, आई विल डू फ्रेश एनालिसिस। जब भी चार्ट के सामने बैठो यू विल डू, एंड एक और चीज भी इसमें, आई विल डू फ्रेश एनालिसिस, एंड ये भी पॉइंट ऐड कर दो कि आई विल ऑलवेज कंसिडर बोथ साइड व्यूज, सेलिंग बाइंग बोथ, है ना। उसके बाद आप कंक्लूजन में देख सकते हो कि क्या लॉजिकल ट्रेड आपकी बनती है। समझ रहे हो। तो दिस इज वन ऑफ द मिस्टेक जिससे अपना रूल क्या फिक्स हो जाएगा कि बायस नहीं रहना है, ऑलवेज सी बोथ साइड व्यूज, है ना, प्रॉपर एनालिसिस करना है, दोनों साइड का व्यू रखे, ये चीज है। अब ध्यान से सुनना, अब एक कॉमन मिस्टेक मैं बताती हूँ कि कॉमन मिस्टेक एक क्या होती है कि ट्रेड एग्जिट करने के बाद प्राइस टारगेट तक जाती है। अब इसमें दो टाइप की मिस्टेक्स हो सकती है। पहला कि आपका जो भी आपने स्टॉप लॉस सेट किया था वो हिट करके फिर प्राइस टारगेट तक गई, तो इस केस में तो क्लियरली आपका स्टॉप लॉस प्लेसमेंट गलत था, है ना। कुछ ना कुछ आपको देखो वहां पे ऑब्जर्व करो कि कोई तो लिक्विडिटी जोन होगा जो आपने कंसिडर नहीं किया, एंड उसी लिक्विडिटी को स्वीप करके प्राइस टारगेट तक गई। सो दिस इज वन ऑफ द केस। अब सेकंड केस में क्या हो सकता है कि आपने ट्रेड ली, आपने एसएल टारगेट सेट कर लिया, बट आपको मन में कहीं ना कहीं ऐसा लगने लगा कि प्राइस स्टॉप लॉस हिट करेगी, तो वो जो लॉस के डर में, बस वो एसएल हिट ना हो जाए उसके डर में आपने ट्रेड को बीच में ही एग्जिट कर दिया, है ना, थोड़े लॉस में या ब्रेक इवन पे बीच में ही आपने, बिफोर आपका एक्चुअल एसएल या टारगेट हिट हो उसके पहले ही आपने ट्रेड को एग्जिट कर दिया। इसके बाद जाके इवेंचुअली प्राइस आपके टारगेट तक गई विदाउट इसे हिटिंग योर ओरिजिनल एसएल। तो ये केस में क्या हुआ कि आपके इमोशंस ने इंटरफियर किया, है ना। वरना तो आपका जो एसएल रहता, टारगेट रहता, तो जो भी था फ्लक्चुएशन के अकॉर्डिंग आपका टारगेट हिट हो जाता, बट यहाँ पे आपका जो फियर था, लॉस होने का डर, इसकी वजह से, ये इमोशन की वजह से आपका जो है आपने एग्जिट कर दिया। तो इससे आप क्या सीखे कि देखो मैं आपको समझाती हूँ कि अगर आपने कोई भी ट्रेड ली है तो आपने, आपका क्या रूल कहता है कि सेटअप होगा तब भी आप ट्रेड लोगे, तो आपने लॉजिकली ट्रेड ली है, अग्री। अब आपने उसमें उस ट्रेड में जो भी एसएल सेट किया है वो रैंडमली सेट किया है नहीं, आपने लॉजिकल एसएल सेट किया है, करेक्ट, एंड टीपी भी आपने लॉजिकली सेट किया है।
तो अगर आपने कुछ रीजंस होंगे ना कि आपने ट्रेड एंटर की या लॉजिकल एसएल टारगेट लगाया, तो अगर देयर इज अ रीजन यू टुक द ट्रेड, तो फिर क्यों बीच में ट्रेड एग्जिट करनी है? या फिर एसएल लो या फिर टारगेट लो, क्योंकि जो भी मैंने चीजें प्लान की है लॉजिकली की है। नाउ आई हैव टू सी दैट इट इज रियली वर्किंग आउट और नॉट। तो उसके लिए मुझे स्टिक रहना पड़ेगा ना। मैंने जो डिसाइड किया है, मैंने ट्रेड एंटर की, मैंने ये स्टॉप लॉस डिसाइड किया, ये टारगेट डिसाइड किया, नाउ आई हैव सी दैट इफ इट रियली वर्क्स और नॉट, है ना। अगर एसएल या टी पे हिट होगा तो मुझे ऑटोमेटिकली पता लग जाएगा क्या भी गलतियां हुई कि मैंने सही किया, है ना। तो ऑलवेज मैं यही कहूंगी कि ऑलवेज स्टिक विथ योर एसएल एंड टीपी। कभी भी बीच में ट्रेड एक्सिट मत करो, क्योंकि उससे ना इमोशन, साइकोलॉजी, ये सारी चीजें, इफ यू मेक अ रूल कि आई विल टेक ओनली एसएल और टीपी, आइदर अगर मैं कोई ट्रेड लूँ तो मेरा एसएल या टीपी ही हिट होगा, मैं बीच में कभी ट्रेड एग्जिट नहीं करूंगी। दिस रूल आई विल राइट इन फ्रंट ऑफ मी। एंड अगर मैं ये रूल फॉलो करती हूँ ना, देन इमोशंस बीच में आ ही नहीं सकते, कुछ भी कर लो, क्योंकि कुछ भी हो जाए, है ना। मैं अगर न्यूज़ के अलावा, हाँ, अगर न्यूज़ आती है ट्रेड में तो मैं मैन्युअली एग्जिट कर दूंगी, क्योंकि मुझे पता है कि न्यूज़ में वॉलेटिलिटी आती है, मेरा बहुत बुरी तरीके से एसएल हिट हो सकता है, स्लिपेज लग सकता है। तो एक्सेप्ट फॉर दैट रीजन मैं कभी भी मेरी ट्रेड बीच में एग्जिट नहीं करूंगी, है ना, भले कुछ भी हो जाए, है ना। तो इस तरह से, है ना, ऐसे रूल्स भी नोट करके कभी भी इमोशंस आपके इंटरफियर नहीं करेंगे ट्रेडिंग में, माई गारंटी। इसलिए मैं कह रही हूँ कि अगर आप कोई भी मिस्टेक करो, कुछ भी करो, उसको एनालाइज करके रूल बना दो, उसको कन्वर्ट योर लर्निंग एंड मिस्टेक्स इनटू अ रूल, ना कि रूल लिस्ट होनी चाहिए। तो इस तरह से नेवर एवर इमोशंस कैन इंटरफियर इन योर ट्रेडिंग, है ना। तो बिल्कुल एक रूल्स बेस्ड सिस्टम क्रिएट हो जाएगा आपका, एंड एकदम डिसिप्लिन तरीके से, एकदम शांति से हम ट्रेडिंग कर सकते हैं ये तरीके से। एंड इसके साथ साथ स्टार्टिंग में ना छोटी छोटी मिस्टेक्स भी हो सकती है, जैसे आप ट्रेड एग्जीक्यूट ही नहीं कर पा रहे हो क्योंकि कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा सेटअप पे। तो ये सारी चीजें जो है आप इवेंचुअली टाइम के साथ साथ ओवरकम कर लोगे। अब मैं आप लोगों को एक और ट्रेड जर्नल करके बताती हूँ, इस बार सोलाना की एक ट्रेड जर्नल करके बताती हूँ, चलो। तो जैसे आपने देखा होगा कि गोल्ड में जनरली मैं हायर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग ट्रेड करती हूँ, नॉट लोअर टाइम फ्रेम पे इतना नहीं जाती। बट सोलाना में मेरा डिफरेंट है, सोलाना में मैं स्कैल्पिंग करती हूँ, ठीक है। तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से एक ट्रेड देखता है। सो ये मेरा 5 मिनट टाइम फ्रेम है, ठीक है, सोलाना में। तो मैं कभी भी सोलाना में ना 15 मिनट, 5 मिनट, 1 मिनट के बेसिस पे ट्रेड प्लान करती हूँ। मैं देखती हूँ हायर टाइम फ्रेम्स, बट हायर टाइम फ्रेम सिर्फ मेरे जो मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स है अगर 4 आवर एंड डेली के, तो उस पर मैं ध्यान रखने के लिए कि मैं गलत जगह पे ट्रेड ना ले लूँ। सपोज 4 आवर का मेजर रेजिस्टेंस है एंड फिर बाइंग की ट्रेड ले लूँ तो उसका कुछ मतलब नहीं है ना, लोअर टाइम फ्रेम में। तो उसकी वजह से बाकी 15 मिनट, 5 मिनट, 1 मिनट के बेसिस पे मैं स्कैल्पिंग करती हूँ सोलाना में। सो लेट्स सी, दिस इज 5 मिनट टाइम फ्रेम, एंड यहाँ पे मैंने क्या देखा कि मेरा बुलिश स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है, करेक्ट। यहाँ पे ये जो है, ये मेरा बुलिश स्ट्रक्चर बना है, करेक्ट। अब इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग मेरा ये ए प्लस जोन बनता है बाइंग का, अग्री, क्योंकि ये लो एंड ये हाई, है ना, ये लो एंड ये हाई। तो मेरा ये जो लो रीजन है ये मेरा ए प्लस जोन है बाइंग के लिए, अग्री। अब मैं गई 1 मिनट टाइम फ्रेम में। तो 1 मिनट टाइम फ्रेम में मैंने देखा कि मेरा ये जो स्ट्रक्चर है इसमें मेरा ये हाई, लो एंड हाई, यानी मेरा सेम जोन बन रहा है 1 मिनट में। यानी 5 मिनट एंड 1 मिनट का जो बाइंग जोन है वो कोइंसाइड कर रहा है, दोनों में सेम जोन है बाइंग के लिए। तो जब भी ऐसा होता है ना कि 5 मिनट एंड 1 मिनट में स्ट्रक्चर ओवरलैप कर रहा हो एंड दोनों में बाइंग लेवल सेम बन रहे हो, देन आई कंसिडर इट एज अ वेरी वेरी नाइस लेवल। अकॉर्डिंग टू 5 मिनट एंड 1 मिनट बहुत अच्छा जोन बन जाता है ये बाइंग के लिए। अब यहाँ पे मैंने कंफर्मेशन क्या देखा, मैंने 5 मिनट में देखा कि ये मेरा जोन था बाइंग के लिए, करेक्ट। अब यहाँ पे ये रेड कैंडल बनी जो कि लेवल के बिल्कुल ही नीचे क्लोज हुई है। अब यहाँ पे दूसरी कैंडल भी अगर इस जोन के नीचे क्लोज हो जाती ना तो मैं कह देती कि नो, आई एम नॉट बाइंग ऑन दिस लेवल, क्योंकि स्ट्रक्चर बेयरिश शिफ्ट हो जाता 5 मिनट में। बट मैंने देखा कि दिस टर्न आउट टू बी जस्ट अ लिक्विडिटी स्वीप, एंड दूसरी कैंडल तुरंत ही अंदर क्लोज हो गई लेवल के, समझ रहे हो, सिर्फ एक नीचे क्लोज हुई ये शो करने के लिए, बट वो टर्न आउट टू बी
और लिक्विडी स्वीप, क्योंकि ये कैंडल अंदर क्लोज हुई, प्लस ध्यान से देखोगे तो ये एंगल्फिंग कैंडल बनी है, एंगल्फिंग कैंडल बनी है उसी जोन पे। तो मैंने बस यहाँ पे हमारी एंट्री बनेगी, ये लो के नीचे स्टॉप लॉस, और हमारा टारगेट जो है इस ट्रेड का, हमारा लिक्विडिटी जोन रहेगा, लेट्स सी इन 1 आवर 30 मिनट में देखते हैं। तो यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ पे इस जोन में हमने ट्रेड प्लान किया है, हमारा ये जो ओपनिंग क्लोजिंग लिक्विडिटी है ना, ये हमारा टारगेट रहता है इस ट्रेड के लिए, ठीक है। तो यानी ये जो टॉप वाला जोन है, ये रेजिस्टेंस यही होता है, एंड हम देख सकते हैं कि इवेंचुअली यहाँ पे कंसोलिडेशन के बाद टारगेट हिट हुआ है। अब इस ट्रेड को मैं जर्नल कैसे करूंगी, सबसे पहले तो 5 मिनट में मैं क्या शो करूंगी कि ये मेरा 5 मिनट, यहाँ पे मैं लिख दूंगी कि 5 मिनट प्लस 1 मिनट ए प्लस। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि 5 मिनट का स्ट्रक्चर बुलिश है, प्लस 5 मिनट एंड 1 मिनट का सेम बाइंग जोन है। तो इसका मैं स्क्रीनशॉट ले लूंगी एंड मैं मेरे पावर पॉइंट में पेस्ट कर दूंगी। देन नेक्स्ट मैं 1 मिनट में जाऊंगी, एंड 1 मिनट में भी मैं स्ट्रक्चर मार्क करके शो करूंगी कि भाई 1 मिनट का भी मेरा ए प्लस जोन है। इस तरह से स्ट्रक्चर मार्क करके मुझे ये लेवल यहाँ पे शो हो जाएगा। अब बात आती है एंट्री की, मैंने कहाँ पे एंट्री ली। तो अगेन मैं तीसरा स्क्रीनशॉट रखूंगी 5 मिनट का, जहाँ पे मैं यहाँ पे लिखूंगी एंट्री ऑन बुलिश एंगल्फिंग कैंडल। अब एक चीज ध्यान से देखना है कि मैंने क्यों ये टारगेट रखा, क्यों मैंने टॉप का टारगेट नहीं रखा, ये क्वेश्चन जरूर आएगा है ना किसी के भी माइंड में। तो इसका रीजन मैं आपको बताती हूँ। देखो मैंने ये टारगेट रखा, राइट। अब मैं आपको रीजन बताती हूँ। सबसे पहले यहाँ पे देखना कि एंट्री ऑन, अब मैं इसका स्क्रीनशॉट पेस्ट कर दूंगी, करेक्ट। अब एसएल तो लो के नीचे है, वो तो सीधी सी बात है, बट जो मेरा टारगेट है वो ये क्यों है पता है, क्योंकि मैं 1 मिनट में शिफ्ट होकर बताती हूँ। अब देखो, अगर 1 मिनट में अगर ध्यान से देखूं तो मुझे यहाँ पे सबसे पहले तो यहाँ पे कोई मेजर रेजिस्टेंस नहीं है, ठीक है। ये क्लियर रेंज थी मेरे लिए बाइंग के लिए। अब 1 मिनट में ध्यान से देखना कि ये जो मेरा ए प्लस था ना 1 मिनट का, तो 1 मिनट के अकॉर्डिंग तो यहाँ पे 1 2 3 4 जितनी कैंडल्स ए प्लस के नीचे क्लोज हो गई है, यानी 1 मिनट में बेरिश स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया है, समझ रहे हो। तो अगर 1 मिनट में बेरिश स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया है तो ये जोन क्या बनता है, ये डबल टॉप बनता है ना। यहाँ से सेलिंग पॉसिबल है क्योंकि 1 मिनट क्या है, बेरिश, जब तक ये हाई ब्रेक नहीं होता। तो यही रीजन की वजह से मैंने जो लेटेस्ट लिक्विडिटी जोन था वो टारगेट रखा, अकॉर्डिंग टू 30 मिनट में वो दिख रहा था, तो वो टारगेट रखा, ना कि बिल्कुल हाई पॉइंट तक, क्योंकि ये सेलिंग जोन बन गया मेरा 1 मिनट के अकॉर्डिंग। मैं स्कैल्पिंग कर रही हूँ, राइट। तो इस वजह से 1 मिनट बेरिश हो गया था। तो यहाँ पे मैं वो भी नोट करूंगी कि मेरा जो टारगेट है वो मेरे 1 मिनट डबल टॉप तक था, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया था, बेरिश साइड यहाँ पे क्या हो गया था, चेंज ऑफ कैरेक्टर। एंड अगेन इसका स्क्रीनशॉट लेके मैं कहाँ पे पेस्ट कर दूंगी, मेरे पावर पॉइंट में, जर्नल में पेस्ट कर दूंगी। सो सिंपल ये तरीका है जर्नल करने का। फर्स्ट बिफोर एनालिसिस, सेकंड एंट्री, रीजन फॉर एंट्री SLTP, एंड देन आपका ट्रेड एग्जीक्यूशन लाइन, यानी आपने कितने लॉट्स लिए है ना, एंड देन आ गया ड्यूरिंग द ट्रेड, आपके क्या इमोशंस थे, क्या थॉट्स थे, एंड उसके बाद आ गया आफ्टर एनालिसिस। एंड आफ्टर एनालिसिस के बाद क्या होगा, आपको मिस्टेक्स पता चलेगी एंड आप लर्निंग्स नोट करोगे। तो डन, दिस इज द वे यू जर्नल योर एवरी ट्रेड। अब मैं आपके लिए सारे जो टेक अवे पॉइंट्स है इस वीडियो के वो मैं आपको बताती हूँ। देखो सबसे पहले, whenever you take a trade or miss a trade in the beginning stage, always journal that trade, each and every point journal that trade. Second, whenever you journal a trade, you will always find one mistake or some or the other learning from that trade. वो जो लर्निंग है, जो मिस्टेक है, उसको एक रूल में कन्वर्ट करने की ट्राई करो एंड उस रूल को नोट डाउन करो। एंड वो रूल्स कभी भी मत तोड़ना, खुद के रूल्स कभी भी मत तोड़ना ना। अब देखो बिगिनर स्टेज में ना बहुत सारे मैं देखती हूँ कि देखो आपको ऑलवेज ये जो जर्नलिंग है ना, दिस विल क्रिएट योर बेस, दिस इज लाइक योर रूट्स। क्योंकि जर्नलिंग से ना हमें मिस्टेक्स पता चलती है, हम उस पर इम्प्रूवमेंट करते हैं, उसे नोट करते हैं है ना, उस पर वीकली बेसिस पे उसको रिव्यू करते रहता है, जैसे प्लांट्स को भी डेली वाटर करते रहता है ना, वैसे। तो जर्नलिंग ना बहुत बेसिक सी चीज़ है जो
स्टार्टिंग फेज में, बिगिनिंग फेज में करनी ही चाहिए इफ़ यू वांट टू बिकम अ गुड ट्रेडर। अब मैंने देखा है कि बिगिनिंग स्टेज में यू शुड फोकस ऑन लर्निंग, जर्नलिंग, बट कई लोग ना बिगिनिंग स्टेज में ही आ जाते हैं कि सबसे बेस्ट फंडेड अकाउंट कौन सा है। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है ना बिगिनिंग स्टेज में रादर देन बेस्ट। अब देखो, बेस्ट फंडेड अकाउंट तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि अभी 5% इज द बेस्ट प्रॉप फर्म जो कि प्रेजेंट है ये इंडस्ट्री में, क्योंकि मैंने आपको बताया कि दे हैव नॉट रिजेक्टेड अ सिंगल पे आउट टिल डेट। दे आर लाइक प्रीमियम प्रॉप फर्म जो है ये पूरे प्रॉप फर्म स्पेस में, है ना, कि जिस पे फुल्ली हम ट्रस्ट कर सकते हैं, तो वो है 5%। इवन इनका जो स्केलिंग प्लान है क्रेजी है भाई, हाई स्टेक्स का 2 स्टेप का इनका स्केलिंग, अगर आपको नहीं पता मैं बताती हूँ आपको। 1 स्टेप 3 स्टेप देखना ही मत, 2 स्टेप्स मैं बताती हूँ इनका। देखो, सबसे पहले इसमें आपका जो अनलिमिटेड टाइम है, अब ध्यान से देखना, जो आपका मैक्सिमम डेली लॉस है वो 5% है, आपका जो मैक्सिमम ओवरऑल लॉस है वो 10% है, जो प्रॉफिट टारगेट है वो 8% है। 8% है फेज 1 में एंड फेज 2 में 5% है। यानी जनरली आपने देखा होगा प्रॉफिट में 10% टारगेट होता है एंड देन 5% होता है, बट यहाँ पे 8% है एंड 5% है। एंड इसमें 10% फॉर स्केलिंग भी है, ये मैं आपको समझाती हूँ। बट ये जो देख रहे हो, ये जो टारगेट टू ड्रॉ डाउन रेशियो है, अब देखो इसमें ज्यादातर परफॉर्मेंस में क्या होता है कि 10% वो लोग देते हैं मैक्सिमम लॉस, बट आपका जो टारगेट देते हैं वो भी 10% होता है। बट इस केस में आप वो लोग लॉस तो पूरा दे रहे हैं आपको, 10% मैक्सिमम लॉस, बट उसके सामने आपको टारगेट कितना बनाना है, 8%। तो ये बढ़िया चीज हो गई। अब यहाँ पे ध्यान से देखना कि यहाँ पे कॉस्ट है ये 5K के अकाउंट की $39, बट यहाँ पे ये जो स्टेप 2 है इसमें क्या लिखा है, रिफंड। यानी इसमें ऐसा सिस्टम है कि अगर आपने दोनों फेजेस पास कर लिए तो आपको रिफंड भी मिलेगा। तो ये बहुत इनका, मतलब ये जो हाई स्टेक्स 2 स्टेप है ना, इन ये लोग ने जो प्लान किया है वो एकदम सॉलिड लगा मुझे, क्योंकि जो स्टेप 2 है, अगर आपने 2 फेज यानी रियली में आपने स्किल शो की ना, यानी ये लोग रिफंड भी दे रहे हैं। अगर आपके पास स्किल्स है देन 5% इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म यू कैन चूज, क्योंकि ट्रस्ट में तो कोई इश्यू नहीं है। बहुत पुरानी, 9 साल 10 साल हो गए ऑलमोस्ट इस फर्म को, एंड कभी भी कुछ भी, यानी इन लोगों ने एक भी पे आउट ही रिजेक्ट नहीं किया भाई, सारे पे आउट दिए हैं इन लोगों ने आज तक। यस, तो यू विल गेट रिफंड आपके दोनों, यानी अगर रियली में अगर आपके पास स्किल है देन 5% इज द बेस्ट। क्योंकि देखो, सबसे पहले तो इनका ये जो रिफंड सिस्टम हो गया वो, ये टारगेट भी 8% ही है फेज 1 में, ये हो गया, देन रिफंड वाला हो गया। अब एक और बढ़िया बढ़िया चीज़ मैं आपको बताती हूँ कि इनका स्केलिंग प्लान, मैं जो बोल रही हूँ ना कि बहुत अच्छी तरह स्ट्रक्चर किया है इन लोगों का, ये जो 2 स्टेप वाला जो प्लान है बहुत अच्छी तरह इन लोगों ने बनाया है। अब स्केलिंग, ये जो था ना 10%, इसका मैं आपको बताती हूँ क्या चीज़ है। अब ये आपको कोई भी प्लेटफॉर्म में देखने को नहीं मिलेगा ये स्केलिंग प्लान। इसमें क्या है कि सपोज आपका 5K का अकाउंट है, ठीक है। अब आपने फर्स्ट फेज में 8% बनाए, फेज 1 पास, फेज 2 में 5% बनाए, फेज 2 पास, आपको रिफंड मिल जाएगा। देन आप इसमें ट्रेड करके पे आउट्स ले सकते हो। बट इसमें एक ट्विस्ट है कि अगर आपने ये वाला अकाउंट में 10% प्रॉफिट अचीव कर लिया, करेक्ट, 10% जैसे ही आपने बना लिया, यानी 10% कितना हो, $500, तो जैसे ही बैलेंस $500 ऊपर गया, तो आपका जो भी ओवरऑल बैलेंस है ना वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा। आपका ये बैलेंस था इनिशियली, आपका ऑटोमेटिकली ये बैलेंस हो जाएगा $7,500। एंड अगेन फिर इसने इसमें अगर आपने 10% बनाए एंड ये 10% प्रॉफिट करके ये बैलेंस हुआ, तो आपका ऑटोमेटिकली इस पे आ जाएगा। यानी आपका 5K का, अगर आपने 5K के अकाउंट में ओवरऑल 20% अगर प्रॉफिट बनाया है, तो वो आपका ये जो अकाउंट है ना 5K का, वो कन्वर्ट हो जाएगा 10K के अकाउंट में। समझ रहे हो? तो इस तरह से स्टेप बाय स्टेप प्रॉफिट्स बना, पे आउट लेते जाओ, प्रॉफिट्स बनाते जाओ, एंड हर 10% प्रॉफिट्स के साथ आपका स्केल होता जाएगा अकाउंट। तो बहुत ही बढ़िया इनका मुझे लगा ये जो प्लान है। एंड इसमें पे आउट भी रेशियो भी हमारा 80-20 है, विच इज़ ग्रेट। 80% प्रॉफिट स्प्लिट इज ग्रेट। अब इसमें एक चीज़ आती है कि भाई जैसे हमने देखा कि भाई इंस्टेंट अकाउंट्स भी कितने मस्त लगता है कि भाई कोई फेज नहीं है, डायरेक्ट करो। बट इंस्टेंट अकाउंट्स में अगेन क्या आ जाता है, कंसिस्टेंसी रूल, स्मार्ट ड्रॉ डाउन, ये सारे रूल्स।
बट आप बोलोगे भाई इतनी सारी अच्छी-अच्छी चीज़ें हैं, तो कुछ ना कुछ रूल्स में फिर गड़बड़ होगी। बट मैं आपको बताऊँ कि इनके कुछ रूल्स में भी कुछ नहीं है। इनके रूल्स में देखो, न्यूज़ शेयरिंग अलाउड नहीं है। ये तो नॉर्मल ही है, न्यूज़ शेयर करनी भी नहीं चाहिए क्योंकि मेरे पर्सपेक्टिव से भी मैं न्यूज़ शेयरिंग नहीं करती। सो न्यूज़ शेयरिंग अलाउड नहीं है। देन आपका वीकेंड होल्डिंग, वो सब अलाउड है। इसमें कोई लॉट साइज़ का रूल, कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है लॉट साइज़ के। देन दूसरे तो मेन यही रूल्स है ड्रॉडाउन के, तो वो तो हर फर्म में होता है ड्रॉडाउन के। एंड आपका कोई ट्रेलिंग ड्रॉडाउन नहीं है, कंसिस्टेंसी कुछ भी नहीं है। कोई कंसिस्टेंसी मगजमारी ही नहीं है इनके रूल्स में, तो सिंपल स्ट्रेट रूल्स है। आप यहाँ से है ना, इनका जो हेल्प सेंटर है, तो इनका ये जो हेल्प सेंटर है इसमें हाई स्टेक्स के रूल्स में देखो, ड्रॉडाउन वाला रूल तो डन है, मैंने आपको बता दिया। देन पे आउट का इनका बाई वीकली पे आउट है। इनका स्केलिंग प्लान मैंने आपको बता दिया। बस कोई रूल ही नहीं है। एंड यस, ऑब्वियसली ये जो कॉमन रूल्स होता है कि आप बहुत ही खतरनाक स्कैल्पिंग एंड टिक्स के क्या क्या आता है सब, तो वो सारी चीज़ें मतलब हेजिंग हो गया एंड वो सारी जो प्रोहिबिटेड स्ट्रैटेजीज है जो नॉर्मल नहीं है वो अलाउड नहीं है। बाकी नॉर्मली हमारे जो रूल्स रहते हैं प्रोफर्म के वही रूल्स है। कोई मतलब कोई हार्ड रूल्स नहीं है कि कंसिस्टेंसी रूल हो गया, ट्रेलिंग ड्रॉडाउन हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। यानी इट्स सिंपल स्ट्रेट रूल्स है इनके। एंड मतलब इतनी सारी ये लोग जो ऑफर कर रहे हैं, रिफंड भी दे रहे हैं एंड इनका स्केलिंग प्लान भी अच्छा खासा इन लोगों ने रखा है। तो बहुत ही अच्छी प्लेटफॉर्म है हर तरीके से, क्योंकि यू हैव सिंपल स्ट्रेट रूल्स एंड प्लस विद दैट यू आर गेटिंग दीज ऑल बेनिफिट्स। तो जनरली ऐसा होता है, क्योंकि जैसे मैंने एग्जांपल दिया, इंस्टेंट अकाउंट में यू गेट बेनिफिट, तुमको कोई फेस पास नहीं करना, बट उसके सामने वो लोग कंसिस्टेंसी रूल डाल देते हैं जो कि बहुत खराब होता है। उसमें आपको कंसिस्टेंसी प्रॉफिट बनाने पड़ेंगे तब जाके आप पे आउट कर पाओगे। तो इसमें वैसा भी कुछ नहीं है। तो आई थिंक बिल्कुल इनका जो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है सारी चीज़ें। एंड इफ़ यू आर अ बिगिनर, तो मैं अभी भी कह रही हूँ कि प्लीज़ ये सब के पीछे मत पड़ो कि कौन सी प्लेटफॉर्म है, क्योंकि देखो प्लेटफॉर्म बेस्ट है वो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो और मैंने बता भी दिया 5 इयर्स, यू कैन गो विद 5 इयर्स। तो सबसे पहला फोकस कहाँ होना चाहिए आपका? लर्निंग पे एंड जर्नलिंग पे, क्योंकि ये जो प्रोसेस है ना, इसके साथ साथ ही आपकी स्किल्स बिल्ड होगी। एंड वंस आपकी स्किल बिल्ड हो जाए, देन फिर ऐसी प्लेटफॉर्म्स पड़ी है जिसमें आप अकाउंट लेके फेज टू पास करके रिफंड भी ले सकते हो एंड यू कैन डू रियली ग्रेट अगर इनका आप हाई स्टेक्स 2 स्टेप के साथ जाते हो तो देखो, प्लेटफॉर्म्स तो अच्छी अच्छी पड़ी है एंड यू हैव ग्रेट डील्स, ऑफर्स भी आती है इसमें। जनरली बहुत कम आती है 5 इयर्स में, बट यस, जैसे दिसंबर में अभी अच्छी अच्छी ऑफर चल रही थी। तो ये सब बंद नहीं होने वाला, बट योर फोकस शुड बी एज अ बिगिनर ऑन लर्निंग एंड जर्नलिंग। अगर आप बिगिनर हो ना, तो कभी भी पहला क्वेश्चन ये नहीं होना चाहिए बेस्ट प्लेटफॉर्म मुझे बताओ कौन सा ब्रोकर। हाँ, लोग तो डायरेक्ट फंडेड अकाउंट छोड़ो ब्रोकर पे आ जाते हैं कि बेस्ट ब्रोकर बताओ कि मतलब स्टार्ट करनी है। तो ऐसे ही नहीं होता यार, लर्निंग करनी पड़ती है एंड विथ डिसिप्लिन एंड सेट ऑफ रूल्स, देन यू कैन हैव योर प्रॉपर स्ट्रैटेजी एंड फिर हम उस स्ट्रैटेजी को टेस्ट करने के लिए फंडेड अकाउंट लेके उसमें टेस्ट कर सकते हैं। तो ये चीज़ है। नाउ माय डियर फ्रेंड्स, एज आई सेड कि ट्रेडिंग इज नॉट ओनली अबाउट स्ट्रैटेजी, क्योंकि देखो, मैं स्ट्रैटेजी आपको ऑलरेडी सिखा रही हूँ एकदम बेसिक से, एकदम स्टार्टिंग से, एकदम प्लेलिस्ट अभी एपिसोड 1 हुआ है, एपिसोड 1 देख लेना जिन लोगों ने नहीं देखा। आगे के एपिसोड्स भी मैं अपलोड करती रहूँगी एवरी वीक, और 1-2 वीक में मैं अपलोड करती रहूँगी यूट्यूब पे, तो उसमें अपडेटेड रहना, ठीक है? तो ये प्लेलिस्ट के साथ आई गारंटी यू विल हैव अ प्रॉपर वेल डिफाइंड स्ट्रैटेजी विद यू। अब एक बार आपके पास स्ट्रैटेजी आ गई, तो आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए एक फंडेड अकाउंट ट्रेड करने के लिए, करेक्ट? तो वो भी मैंने आपको इंट्रोड्यूस करवाया, द बेस्ट फर्म विच इज़ 5 इयर्स। आप आँख बंद करके वो फर्म के साथ जा सकते हो। नाउ क्वेश्चन आता है कि ये दोनों चीज़ तो आपके पास हो गई, बट अब इसके साथ-साथ जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जैसे जर्नलिंग प्लेज़ अ वेरी, वेरी मेजर रोल इन योर ट्रेडिंग जर्नी। तो उसका मैंने आपको इस वीडियो में अच्छी तरीके से बताया, हाउ कैन यू मेंटेन योर जर्नल प्रॉपर्ली, एंड उसको आपको वीकली बेसिस पे रिव्यू करना है, मिस्टेक्स नोट करके रूल बुक बनानी है। आई एक्सप्लेन यू। नाउ इसके साथ-साथ जो दूसरी भी चीज़ें हैं जैसे रिस्क मैनेजमेंट है, साइकोलॉजी है, हाउ टू डील विद दीज़ थिंग्स, इस पे आई वांट टू गिव नॉलेज टू यू ऑल कि ये सारी चीज़ें क्या होती है, किस तरह से आप डील कर सकते हो, क्या चीज़ें हैं।
तो अगर आप चाहते हो कि मैं इस टाइप के वीडियोस बनाऊँ, तो सबसे पहले मुझे कमेंट करके तो ये बताओ कि ये आज की वीडियो आपको कैसी लगी? कि अच्छे से आपको समझ आया कि नहीं? अच्छे से मैंने डिलीवर की चीज़ें आपको क्लियर है ये जर्नलिंग के कॉन्सेप्ट के बारे में कि कैसे जर्नल करते हैं? तो सबसे पहले तो वो बताओ मुझे कि आज की वीडियो कैसी लगी? एंड देन मुझे कमेंट करो कि कौन से टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, है ना? तो मुझे टॉपिक कमेंट करो नीचे, तो जल्द से जल्द मैं कोशिश करूँगी कि वो टॉपिक पे मैं वीडियो लाऊँ। एंड अगर आज की वीडियो में कोई डाउट है, तो वो भी आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हो, मैं डेफ़िनेटली आपको रिप्लाई करूँगी, ठीक है? तो देखो यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए ही हूँ, आप जो भी टॉपिक बोलोगे उस पे मैं डेफ़िनेटली फुल्ली पूरे एफर्ट के साथ वीडियो बना के आपको समझाने की कोशिश करूँगी। आई एम रेडी टू गिव पूरा नॉलेज जो मेरे पास है, आई एम रेडी टू गिव इट ऑल। तो जो भी ची सबसे पहले तो मुझे प्लीज़ बताना, फीडबैक देना कि आज की वीडियो कैसी लगी एंड मुझे टॉपिक बताओ कि कौन से टॉपिक पे स्पेसिफिकली आपको वीडियो चाहिए एंड मैं फुल्ली उस पे प्रिपेयर करूँगी एक नया वीडियो। तो फटाफट से कमेंट करो एंड सब्सक्राइब करना भूलना मत, ताकि आप नोटिफ़ाई होते रहो मेरी कोई भी टाइप की वीडियो आएगी, क्योंकि लर्निंग सीरीज़ चल रही है। उसके साथ-साथ ये सारी चीज़ें भी मैं वीडियोज़ बना रही हूँ ऑन जर्नलिंग एंड जो भी चीज़ें इम्पोर्टेंट है आपके ट्रेडिंग के लिए, एंड उसके साथ-साथ हर कोई वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहेगी आपके लिए। सो सब्सक्राइब कर लो, कमेंट करो नीचे एंड तब तक के लिए जर्नल करते रहो, ट्रेड सेफ एंड जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। बाय।